हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास के थ्योरी चैप्टर। इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी के परिमंडल। इसी के बारे में आज पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और तीसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें परिमंडल के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पर्यावरण में कितने प्रमुख परिमंडल हैं। तो पर्यावरण जो है हमारा, उसमें 3 प्रमुख प्रमंडल हैं। एक भूमंडल, एक वायुमंडल और एक जलमंडल है। देखिए इसमें आगे बताया गया है। इसमें कहता है अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है। जो शिक्षक जो थे, शिक्षिका, वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि जो जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जिस ग्रह पे रहते हैं, वह ग्रह का नाम क्या है। तो चंदन ने बताया जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिस पे जीवन संभव है, अन्यथा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे जीवन संभव है। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? रेणु ने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। कक्षा में एक रेणु नाम की लड़की थी, उसने ये बात कही। अब अध्यापिका फिर पूछते हैं। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये सही बात है दोस्तों, क्योंकि हवा के बिना हम लोग एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन इसमें जलीय ग्रह के रूप में देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर मानो ऐसे ही रहते हैं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जहाँ भी इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है वहाँ जीवन संभव नहीं है। देखिए अगर तीनों चीज़ में से अगर एक भी चीज़ नहीं रहेगा तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसीलिए वहाँ जीवन नहीं है। चंद्रमा और जो ग्रह है वहाँ पे हवा और पानी नहीं है, इसीलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन 3 चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। ये जो 3 चीज़ है, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इसीलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में। एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले। उसमें उन्होंने कुछ जीव देखे। रेणु ने कहा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बताओ इसमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या देखा होगा। इसमें बताना है दोस्तों कि मतलब गंगा नदी में क्या रहता है। मछली, घोड़ा, घड़ियाल या सांप, बकरी, चील, कबूतर, ये सब है। आगे देखते हैं। रेणु ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा। अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधा कहते हैं। कुछ जो शिक्षिका थी वो बताई कि कुछ पौधा ऐसा भी होता है जो जल में ही होता है। जल में रहने वाले जीवों
को जलचर कहते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो जलचर किसे कहते हैं, तो जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। आगे दोस्त देखते हैं, इसमें देखिए ये अच्छा सा है, यहाँ पे दिया हुआ पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को देखें। इधर दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं। अध्यापिका ने कहा, हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं। बताओ पृथ्वी पर और कौन कौन से जल भाग पाए जाते हैं। रेणु, मेरे घर के पास एक तालाब है। ललन, मैं आहर में नहाता हूँ। अशोक, मेरे मामा सागर के किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन, कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। ये सब बच्चों हैं जो अपनी अपनी बात बता रहे हैं। देखिए अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी पर है, जो जल के विभिन्न भाग हैं, जैसे में तालाब में भी पानी रहता है, आहर में भी पानी रहता है, झील में भी पानी रहता है, सागर में भी पानी होता है और महासागर में भी पानी होता है। तो इसमें तो कितने भाग हो गए, इन्हीं को जलमंडल कहते हैं। देखिए ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। जो पृथ्वी पर जो 71% है वो पानी है। इसमें देखिए दोस्तों, ये दक्षिण अंटार्कटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हिंद महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र 3.2 में सब दिया हुआ है, महाद्वीप एवं महासागर। देखिए वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, देखिए 1984 में जो थे वो राकेश शर्मा सबसे पहले भारत के जो व्यक्ति थे वो चढ़े थे। तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब पता चला दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। जब राकेश शर्मा 1984 में चढ़े थे चंद्रमा पर, तब इंदिरा गांधी जी थी, वो पूछी थी कि पृथ्वी कैसा वहाँ से दिखाई दे रहा था। तो राकेश शर्मा बताए थे कि हमारी पृथ्वी नीला रंग की दिखाई दे रही थी, क्योंकि दूर के कारण हो सकता है। नावघाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा। यहाँ से अध्यापिका 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब, वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, ले गई। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं। चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस। ललन ने कहा, अरे हम भी तो हैं। मयंक ने कहा, यहाँ
कई तरह के पेड़, छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। सब अपने अपने जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। अध्यापिका ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। बताओ ये तीन चीजें प्राकृतिक में कहाँ से मिलती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा आपको और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। अध्यापिका ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसपे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है उसे स्थल मंडल कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ स्थल मंडल क्या है ये भी बताया गया है। जैसे पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो ठोस है, जिसपे मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, पठार भी है, ये सब सम्मिलित है, उसी को स्थल मंडल कहते हैं। इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्थल संधि की उदाहरण। देखिए स्थल संधि क्या होता है। स्थल संधि का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए यहाँ प्रशांत, ये जो उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका, इसको ज्वाइंट कर रहा है। आगे देखते हैं। जल संधि पानी का संकरा भाग है जो दो बड़ी देखिए इसमें दिया हुआ है, जल संधि पानी का संकरा भाग है जो दो बड़ी जल राशि और जैसे समुद्रों तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। पानी का संकरा भाग है और जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर, जैसे समुद्र और महासागर है एक दूसरे से जब जुड़ता है, मिलता है, तो उसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ये देखिए भारत का मैप है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को जो जोड़ती है। पाक जल संधि जमीन से आकाश की ओर जब हवाई जहाज ऊपर उड़ता है और जब हम लोग शुरू उसमें बैठते हैं तो कैसा फील होगा। अच्छा होगा, थोड़ा सा डर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए इसमें क्या कहते हैं। एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चों बहुत उत्साहित हैं। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नजदीक उड़ रहे हैं। रेनू बोली, वह देखो बगुले का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नजरचर कहलाते हैं। हवा में जो उड़ते हैं पक्षी उसे नभचर कहलाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। ये तीन चीजें इन्हें कहाँ से मिलती है। अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत से चीज है, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। रेनू ने कहा, वह रहा बादल। अध्यापिका ने कहा, ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया।
बच्चों ने एक साथ कहा हवा। अध्यापिका ने कहा जल और स्थल के चारों ओर हवा है जो कई सी किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पता चला दोस्तों किसे कहते हैं? जल और स्थल के चारों ओर हवा है जो कई सी किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैस का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सारे जीव सांस लेने के लिए जरूरी है। जो सारे जीव हैं सब लोग सांस लेते हैं तो सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में जल वाष्प भी मौजूद रहता है। देखिए इसमें वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है जिससे वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है दोस्तों? हवा जो है वो बादल को गतिशील बनाती है, मतलब एक्टिव करती है उसको। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर इनके नाम क्षोभ मंडल है, देखिए समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिमंडल है। ये देखिए वायुमंडल की संरचना है, ये उल्का है। ये सब देखिए अब खत्म हो गया दोस्तों, बस इतना ही है इसमें। बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आया। भ्रम के पश्चात सभी कक्षा में पहुंचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन पानी हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा सभी मंडल में जीवों को हवा किस मंडल में मिलती है? रेणु ने कहा वायुमंडल से। विकास ने प्रश्न किया तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है? अध्यापिका ने कहा जब हम लोग घूम कर आए, भ्रम करके आए, तब क्लास में बैठे तो सब बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो एक बच्चा प्रश्न किया जिसका नाम विकास था कि मछली तो पानी में रहती है तो उसको हवा कहाँ से मिलता है? अध्यापिका ने कहा पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा भी वायुमंडल का हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा अच्छा बताओ भोजन जीवों के लिए किस मंडल से मिलता है? ललन मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं जो स्थल मंडल का भाग है। अशोक परंतु जलीय पौधा क्या जमीन पर उगते हैं? अध्यापिका जलीय पौधे की जड़ या तो पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। जो जल में जो पौधा होता है दोस्तों वो उपलाती हुई रहती है ऊपर सा, नहीं तो वो भूमि से मतलब हल्का सा लगी हुई रहती है। ललन अब हम समझ गए कि सभी
जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है। इन्हें ये तीनों चीज स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। अभी हमने बताया था पर्यावरण में 3 चीज महत्वपूर्ण है। अध्यापिका, हाँ, हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये 3 मंडलें उपस्थित होते हैं वहाँ जीवन पनाता है। यह जगह सीमित है, इसे जौमंडल कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र के माध्यम से हम जौमंडल को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए जौमंडल मतलब जो तीनों को जो मिलाकर हुआ ना, स्थल मंडल और वायुमंडल और जल मंडल, ये तीनों को मिला के जौमंडल कहते हैं। स्थल मंडल हो गया एक वायुमंडल हो गया और एक जल मंडल हो गया। रेनू ने, हाँ, यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए, जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ बच्चों, अध्यापिका ने कहा, स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि है। मिट्टी में भी पानी और हवा में घुलनशील होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह के 3 मंडले एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह कहते हुए अध्यापिका ने कहा, चलो अब जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपियां पर बनाते हैं। सभी बच्चों ने चित्र बनाने में जुट गए। ये रहा हमारा आज का चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्वेश्चन आंसर इसका बनाइएगा।